स्टूडेंट, आज जैसा कि पिछले ऑनलाइन क्लास में सॉल्यूशन टॉपिक्स वाइंड अप हुआ था, समाप्त हुआ था, और मैंने कहा था कि जो अगला टॉपिक आपका पढ़ाऊंगा वह टॉपिक पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 टॉपिक कौन सी पढ़ाई जाएगी? सरफेस केमिस्ट्री। क्या? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। और इस सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, क्या क्या होता है, अभी मैं उसको डिटेल्स बताता हूँ। सरफेस केमिस्ट्री सबसे पहले हम जानते हैं कि पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। ओके, सरफेस केमिस्ट्री देखिए, इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। द्रव या ठोस की सतह पर या अंतराल पृष्ठ पर होने वाली गतिविधियों के अध्ययन को पृष्ठ रसायन कहा जाता है। ओके, द्रव या ठोस की ऊपरी सतह या अंतराल पृष्ठ पर होने वाली गतिविधियों के अध्ययन को सरफेस रसायन कहा जाता है। ऊपरी सतह तो ये आपका हो गया, और अंतराल पृष्ठ क्या हो गया इसके अंदर, यानी सॉलिड या लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ऊपरी सतह पर या अंतराल पृष्ठ पर होने वाली गतिविधियों के अध्ययन को पृष्ठ रसायन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं। तो पृष्ठ रसायन में 3 टॉपिक आपका आएगा। एक कोलॉइडल स्टेट, दूसरा है कैटालाइसिस, और तीसरा है एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। ये 3 टॉपिक इसमें आते हैं पृष्ठ रसायन में। तो आज सबसे पहले हम बात कोलॉइडल स्टेट की करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन की करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। या कोलॉइडल सिस्टम, कोलॉइडल स्टेट, चलिए, या कोलॉइडल विलयन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले कोलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन से पहले एक चीज आपको जानना होगा। थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को 2 भागों में डिवाइड किया।
मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में डिवाइड किया। एक को क्रिस्टलाव कहा और दूसरे को कोलाइडल कहा। क्रिस्टलाइट और दूसरा क्या है? कोलाइडल पार्टिकल। तो थॉमस ग्राहम ने पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया। मैटर को 2 भागों में डिवाइड किया, क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाव हिंदी में कहा जाता है, और कोलाइडल पार्टिकल किसके आधार पर? पार्चमेंट मेम्ब्रेन से छलने के आधार पर। तो क्रिस्टलाव को उन्होंने क्या कहा, इसको नोट करिए। ओके, अब आइए पहले पार्ट में लिखिए क्रिस्टलाव। क्रिस्टलाव हिंदी में इसको अंग्रेजी में क्रिस्टलाइट कहते हैं और हिंदी में क्रिस्टलाव क्या कहते हैं? क्रिस्टलाव कहते हैं। कहा था कि वे पदार्थ जो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा छन जाते हैं उसे क्रिस्टलाव कहते हैं। वे पदार्थ जो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा छन जाते हैं उसे क्रिस्टलाव कहते हैं। उदाहरण में इसका एग्जाम्पल क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन और गैनिक सॉल्ट, अकार्बनिक सॉल्ट एसिड है, बेस है। कार्बनिक में यूरिया है, शुगर है। ओके, यूरिया, शुगर, ये आपका क्रिस्टलाइड है जो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा आसानी पूर्वक क्या होते हैं? छन जाते हैं। अब दूसरी चीज है कोलाइडल का। कोलाइडल का, इसको कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? वह पदार्थ जो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा नहीं छन पाते हैं उसे कोलाइडल पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो पार्चमेंट झिल्ली द्वारा नहीं छन पाते हैं उसे कोलाइडल पार्टिकल का एग्जाम्पल में क्या है? गम है, एल्ब्यूमिन है, जिलेटिन है और सारे पदार्थ हैं। ये पार्चमेंट झिल्ली द्वारा नहीं छन पाते। ओके, अब देखिए कोलाइड का मतलब क्या होता है? जब ये 2 शब्द से मिलकर के बना है कोलाइडल, 2 तरह से कोला, इसका मतलब होता है ब्लू, ऑयरस, लाइक, गोंद जैसे। ब्लू का मतलब गोंद होता है, लाइक का मतलब जैसे। ये 2 शब्द से बना है कोला धन ऑयरस। कोला का मतलब ब्लू। ये वे पदार्थ होते हैं जो गोंद के नेचर जैसे होते हैं। जैसी गोंद होती है उस तरह से उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है। ऐसे पदार्थ को कोलाइडल मीडियम का, कोलाइडल पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, अब आइए ये जो थॉमस ग्राहम ने
पदार्थों का जो क्लासिफिकेशन किया है उसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि NaCl को वाटर में डाला और बेंजीन में डाला, तो वाटर में ये तो आपका क्रिस्टलाइट की तरह बिहेव करता है, क्रिस्टलाइट की तरह बिहेव करता है। बेंजीन में ये कोलाइडिक पार्टिकल की तरह का बिहेव कर रहा है। इसी तरह सोडियम स्टीयरेट पोलिएट, सोडियम पोलिएट, इसको आप वाटर में डाल दें तो क्रिस्टलाइट की तरह, और एल्कोहल में डाल दिया तो कोलाइडिक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग रहा है, बिहेव कर रहा है। ये इस यहाँ पे ये आपको इंडिकेशन मिलता है कि एक ही पदार्थ अलग अलग विलायक में अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। यह एक पदार्थ तो नहीं है, यह कह लीजिए कि यह पदार्थ की एक प्रावस्था है, स्टेट है। क्या है यह? क्या पदार्थ की एक स्टेट, स्टेट कन्वर्ट होती है। क्या होती है? स्टेट की कंडीशन अगर बदला जाए तो स्टेट क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इट इज नॉट अ पार्टिकल, यह पार्टिकल की एक प्रावस्था है, पार्टिकल इसको नहीं कह सकते हैं। इट इज फेज ऑफ पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है ना। ये इसकी थॉमस ग्राहम के ने ये जो बात बताई है उसके बारे में मैंने बताया। अब एक अगली पॉइंट आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस साइज ऑफ पार्टिकल। एक देखिए आर्टिकल एक क्रेडिट डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ solution on the basis of particle size। कणों के आकार के आधार पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन तीन होते हैं। एक तो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, अब दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा है सस्पेंशन, सस्पेंशन निलंबन। ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर साइज। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ओके, बात समझ में आ गई। ट्रू सॉल्यूशन को हिंदी में वास्तविक विलयन कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को कोलाइडिक विलयन कहते हैं, और सस्पेंशन को निलंबन कहते हैं। ओके, इधर आ जाइए। 5 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर 2 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर साइज के रेंज में कोलाइडल पार्टिकल का साइज होता है। इसी रेंज में 5 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर, अगर पार्टिकल की साइज 2 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के रेंज में अगर पार्टिकल की साइज है तो उसके विलयन जो बनेगा उसको कोलाइडल विलयन कहेंगे। ओके, अगर इससे छोटा है, ये क्या है, इससे पार्टिकल का साइज अगर आपका 5 × 10⁻⁷ से छोटा है तब विलयन जो बनेगा उसको ट्रू सॉल्यूशन कहा जाएगा। और ये अगर 10⁻⁷ से बड़ा है, क्या 10⁻⁷ से क्या है, अगर ये क्या है, बड़ा है, तो इसका जो रेंज होता है 10⁻⁵ से
10⁻³ रेंज में, यानी ये आप देखिए क्या होगा, बड़ा हो गया तो आपका विलयन क्या करा जाएगा, निलंबन कहा जाएगा। ओके, ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। पिछली टॉपिक्स में मैंने 2 सॉल्यूशन के बारे में आपको डिस्कस किया था, पढ़ाया था, और अब इस टॉपिक में जो अगला टॉपिक है वो कोलाइडल सॉल्यूशन पे है, ठीक है, कोलाइडल विलयन पे। ओके, बात समझ गए, नोट कर लीजिए। अब आइए, अब थोड़ा सा देखा जाए कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल विलयन क्या है। अब एक हेडिंग डाल लीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सिस्टम, इसको करते हैं, समझिए कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा, यह एक जो विलयन है वो हेट्रोजीनियस है। क्या है? हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी, ये विषमांगी विलयन है। और इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, कहा जाएगा वह विषमांगी विलयन जिसमें परिचित अवस्था परिक्षेपण अवस्था में क्या होती है, वितरित रहती है, उसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। अब ये परिचित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम का है, मैं अभी बताता हूं, लेकिन डिफिनेशन आप लिख लीजिए, लिखे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वह विषमांगी विलयन, वह विषमांगी विलयन जिसमें परिचित अवस्था, जिसमें परिचित अवस्था परिक्षेपण अवस्था में वितरित रहती है या फैली रहती है। परिचित अवस्था या परिक्षेपण अवस्था में क्या रहती है, फैली रहती है, इसे कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, यहां पे देखिए परिचित अवस्था नाम दिया गया है, इसको डिस्पर्स फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्स फेज। और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, इसको डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। ये सॉल्यूट के बराबर है, यह सॉल्वेंट के बराबर है। ट्रू सॉल्यूशन में जो मात्रा, जो ट्रू सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और यहाँ पे परिचित अवस्था कहते हैं, डिस्पर्स फेज कहते हैं। ओके, ट्रू सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की मात्रा अधिक होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम या परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। ओके, अंडरस्टैंड, इसको नोट कर लीजिए। तो डिफिनीशन इसमें क्या होगा, जो परिचित अवस्था होती है वह परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम में फैली रहती है, वितरित रहती है। तो बस है ना, अभी आगे काफी आएगा इस टॉपिक में, तो समझ में आएगा। अब हेडिंग डाल लीजिए, कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, देखिए कंपोनेंट में वही पहला कंपोनेंट परिचित अवस्था
और परिक्षेपण अवस्था, ये लिख लीजिए परिक्षिप्त अवस्था, एक परिक्षिप्त अवस्था और दूसरा क्या परिक्षेपण अवस्था। कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, ठीक है। ये बराबर डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम। ओके, ये दो चीज से मिलकर बना है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल पार्टिकल का जो विलयन होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ओके, अब आइए एक हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल स्टेट। प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइडल कण के गुण, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, पहला है साइज। ये साइज होती है कितनी 5 × 10⁻⁷ से लेकर सेंटीमीटर से लेकर 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से आप गुना करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा और 10⁻⁹ सेंटीमीटर। किसी भी आप सिस्टम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि सेंटीमीटर ही में या सवाल आपसे पूछा जाए इसको सेंटीमीटर मिलीमीटर, अगर मिलीमीटर में क्या पूछ रहा है तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा तो आपका पावर आपकी माइनस वाली कम हो जाएगी। ये साइज। उसके बाद देखिए इसमें दो, ये विषमांगी होता है, पता है ये कैसा होता है विषमांगी होता है। तो लिख लीजिए नेचर हेट्रोजीनियस। कंपोनेंट मतलब घटक किन किन चीजों से मिलकर बना है। कंपोनेंट में लिख लीजिए डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अभी ऊपर मैंने बताया डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ओके, लिख लिया। और अगली बात लिख लीजिए यह साधारण फिल्टर पेपर द्वारा छन जाता है। यह साधारण फिल्टर पेपर द्वारा छन जाता है। अगली बात, इसको फिल्टरबिलिटी कहते हैं। साधारण फिल्टर पेपर द्वारा छन जाता है। अगली प्रॉपर्टी लिखिए यह पार्चमेंट झिल्ली द्वारा, यह पार्चमेंट झिल्ली द्वारा नहीं छन पाता है या धीरे धीरे विसरित होता है। धीरे धीरे विसरित होता है। देख लिया। अब देखिए आवेश इस पे चार्ज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चार्ज है। कोलॉइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव क्या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक पार्टिकल पे चार्ज होगा, यानी इसका पार्टिकल क्या होगा विद्युत आवेशित होता है। या तो उस पर धन चार्ज होगा या तो उस पर क्या होगा ऋण चार्ज होगा। चार्ज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। अगला पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए इसकी सरफेस एरिया अधिक होती है। इसकी सरफेस एरिया क्या होती है अधिक होती है। यही कारण है कि यह
अधिक से अधिक एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी अधिशोषण क्षमता इसकी ज्यादा होती है, सरफेस एरिया इसकी अधिक होती है। ग्रेविटी इफेक्ट, गुरुत्व प्रभाव, यानी जो पृथ्वी की तरफ से जो फोर्स लग रहा है ना, उस पर उसका इस पार्टिकल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, यानी इसको ग्रेविटी जो होती है प्रभावित नहीं करती है। इससे ग्रेविटी क्या होती है, प्रभावित इसे नहीं कर पाती है। ओके, आइए अगली प्रॉपर्टी ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है। ब्राउनियन मूवमेंट, ये पार्टिकल जो होते हैं कोलाइडेड पार्टिकल, ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है कि जिगजैग मोशन ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, इधर उधर टेढ़े मेढ़े रास्ते से क्या करते हैं, हमेशा गति करते हैं। आपने देखा कि जब कोई लाइट बीम अंधेरे कमरे में आती है तो लाइट बीम की तरफ आप देखेंगे तो जो एयर है, ये आपका कोलाइडल सिस्टम है, तो उसके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई देते जिगजैग मोशन करते हुए, उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। और ये आपका ये शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब इस कोलाइडल प्लेन में प्रकाश किरण लाइट बीम जब डाली जाती है तो लाइट की डालने की दिशा से कि विपरीत दिशा से जब इसको देखा जाता है तो लाइट जो होती है ना एक शंकु की तरह दिखाई देती है, कोन की तरह दिखाई देती है। इसका कारण क्या है कि इसकी जो पार्टिकल है ना लाइट को स्कैटर्ड कर दिए हैं, परिपीड़ित कर दिए हैं, जिसके कारण उसका रास्ता लाइट का कवरेज एरिया जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण वो पथ इसका रास्ता शंकु की तरह दिखाई देता है। इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ये शो करते हैं। और ये सारी चीजें आगे आएंगी डिटेल में, तो ये भी प्रॉपर्टी भी जान लीजिए और आगे इसका टॉपिक कुछ आना है तो इस सारी चीजें एक बार फिर रिपीट होंगी। ब्राउनिंग मूवमेंट शो करते हैं और टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। और एक चीज आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत का संचरण, यानी कोलाइडल प्लेन में अगर कोई इलेक्ट्रोड प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड जब प्रवाहित करेंगे तो विपरीत आवेशित कण कोलाइडल प्लेन के वो किधर करते हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं। अगर मान लीजिए कोलाइडल पार्टिकल पर प्लस चार्ज है और अगर इलेक्ट्रोड आपका ऋणावेशित इलेक्ट्रोड उसमें डाला गया है तो धनायन क्या होगा, इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगेगा। अगर इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव है तो कोलाइडल कण क्या होगा, इलेक्ट्रोड से दूर भागेगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत का संचरण। जब किसी कोलाइडल प्लेन में कोई इलेक्ट्रोड प्रवाहित किया जाता है तो कोलाइडल प्लेन के कोलाइडल कण विपरीत आवेशित कोलाइडल कण इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस ये प्रदर्शित करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपका कोलाइडल स्टेट का हो गया, सॉल्यूशन का हो गया, या कोलाइडल पार्टिकल कर लीजिए। अब आगे एक बार फिर ये रिपीट होगा। अब अगला जो आर्टिकल आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ
कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को कई तरह से विभाजित किया गया है। पहला लिख लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ dispersion medium। on the basis of nature of dispersion medium, यानी dispersion medium या dispersion प्रक्षेपण अवस्था की प्रकृति के आधार पर अब देखिए हाइड्रोसॉल, एक होता हाइड्रोसॉल, एरोसॉल, एरोसॉल, तीसरा है बेंजोसॉल, एल्कोसॉल, एल्कोसॉल। ये आपका नाम जो अलग अलग कोलाइडल मीडियम के डिस्पर्सन मीडियम के कारण है। अगर डिस्पर्सन मीडियम इसमें क्या है, डिस्पर्सन मीडियम इसमें जो है आपका वाटर है, ठीक है। इसमें क्या है, एयर है, एयर है, और इसमें क्या है, बेंजीन है, और इसमें क्या है, एल्कोहल है। ओके, बात समझ में आ गई। अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, इसको तो हाइड्रोसॉल कहा जाता है, ऐसे कोलाइडल मीडियम को। अगर डिस्पर्सन मीडियम एयर है तो इसको एरोसॉल कहा जाएगा। अगर डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन है तो इसको बेंजोसॉल कहा जाएगा। और अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम एल्कोहल है तो इसको एल्कोसॉल कहा जाएगा। ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। ओके ओके, अब आइए लिख नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लें। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटी, अफिनिटी बिटवीन disperse phase and dispersion medium। D for disperse phase and dispersion medium। disperse phase और dispersion medium के बीच बंधुता के आधार पे, लगाव के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो द्रव स्नेही होता है और एक द्रव विरोधी होता है। तो पहला है द्रव स्नेही, इसको कहते हैं लायोफिलिक। ओके, और दूसरा है द्रव विरोधी, द्रव विरोधी, इसको कहते हैं लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। So on the basis of affinity between dispersion medium and disperse phase, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडल विलयन, ये आपके क्लासिफिकेशन है। और तो अब मैं पहले ये बना लीजिए, द्रव स्नेही कोलाइडल विलयन, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके ओके, ठीक है, बड़ा आसान है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, कहा कि वह कोलाइडल विलयन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मध्य बंधुता अधिक होती है, जिसके कारण यह आसानी पूर्वक बन जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइडल विलयन कहते हैं, ठीक है। कहा था कि वह कोलाइडल विलयन जिसमें द्रव स्नेही और वह कोलाइडल विलयन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मध्य आकर्षण अधिक होता है, जिसके कारण विलयन आसानी पूर्वक बन जाता है, उससे क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइडल विलयन कहते हैं। और
यह एक बार बन जाता है तो दोबारा उसको तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। ओके। और अगली एक पॉइंट इसके में है कि यह अत्यधिक अस्थायी होता है। समझे? यह अत्यधिक अस्थायी होता मतलब क्या होता है? देखिए इसके जो डिस्पर्स फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? डिस्पर्सन मीडियम की परत जमा होती है, जिसके कारण यह किसी विद्युत अपघट द्वारा आसानी पूर्वक अस्कंदित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये स्टेबल। अस्कंदित का मतलब क्या होता है? ये कोलॉइड का पास आकर के क्या हो जाए? जमा हो जाए, इसको स्कंदन कहते हैं। अब देखिए इसके पास कोई चार्ज है, क्वांटिटी जैसे हमारी पॉजिटिव, यह कैसा कोलॉइड कॉइल जिसमें प्लस चार्ज है, यह विद्युत अपघट के ऋणात्मक वाला क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और जब उदासीन हो जाएगा तो ये पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आ जाएंगे तो यह स्कंदित हो जाएंगे। चूंकि यह इनका उदासीनीकरण नहीं हो पाता है, इसका कारण यह है कि इस पार्टिकल के चारों तरफ क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम की परत जमा होती है, इसलिए विद्युत अपघट के चार्ज का इस चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं इसका स्कंदन नहीं होता। स्कंदन मतलब जमना होता है, पास पास आना पार्टिकल का, ये इसमें नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है? ये स्टेबल होता है। ओके। इसके एग्जाम्पल है आपके स्टार्च, एंजाइम है, गोंद है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, ये इसके उदाहरण है। बात समझ आ गई? अब दूसरा द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन, द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन, इसी का उल्टा वह कोलॉइडल विलयन जिसमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के मध्य आकर्षण कम होता है, जिसके कारण यह आसानी पूर्वक नहीं बन पाते हैं। ऐसे कोलॉइडल विलयन को द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन कहा जाता है। ओके। क्या है? वह कोलॉइडल विलयन जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मध्य आकर्षण कम होता है, जिसके कारण इसे आसानी पूर्वक ये नहीं बन पाता है। इसे हम क्या कहते हैं? द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन कहा जाता है। और इसी को हम आसानी पूर्वक नहीं बन पाता है, जिसको हमको बनाना पड़ता है। द्रव स्नेही को बनाना नहीं पड़ता, खुद बन जाता है। और एक बार ये बन जाएगा ना, इसको तोड़ा भी जा सकता है। ओके। अगली पॉइंट में ये कम अस्थायी होता है। कम अस्थायी का मतलब क्या हो गया? कि इसके जो पार्टिकल होते हैं उसके चारों तरफ डिस्पर्सन मीडियम की परत नहीं होती है, जिसके कारण इसे आसानी पूर्वक क्या होता है? उदासीन कर दिया जाता है विद्युत अपघट द्वारा, जिसके कारण इनके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। और पास पास उदासीन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? और सबके कोलॉइडल में सबके प्लस पर सब उदासीन हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, जिसके कारण इसका स्कंदन आसानी पूर्वक हो जाता है। इसलिए क्या होता है? लेस स्टेबल होते हैं। स्कंदन का मतलब होता है पास पास आना। ये दो कोलॉइडल विलयन थे on the basis of affinity between disperse phase and dispersion medium। अब तीसरा क्लासिफिकेशन है on the basis of electrical charge, electric charge of disperse phase, disperse phase। ओके। अब एक आता है पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन। पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन वह कोलॉइडल विलयन होते हैं जिस पर क्या होता है?
जिनके कोलाइडिंग पर प्लस चार्ज होता है उसे पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल कहते हैं। इसका एग्जांपल है धातु हाइड्रोक्साइड, जैसे AlOH थ्राइस, FeOH थ्राइस, CrOH थ्राइस। और दूसरा है और बेसिक डाई मेथिलीन ग्रुप, मेथिलीन ब्लू, इसका नाम है हीमोग्लोबिन या ब्लड कर लीजिए, ब्लड। ये सब पॉजिटिव ऐसे कोलाइडल पार्टिकल हैं जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा का नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। वह कोलाइडिंग विलयन जिसके कोलाइडिंग पर ऋण चार्ज होता है उसे नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल है धातु सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, कॉपर का कोलाइडल सॉल्यूशन Cu, Pt, Au, ये जो सॉल्ट होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। धातु सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, Sp। इन पे पार्टिकल पे चार्ज आपका ऋणात्मक होता है। एसिडिक डाई, स्मोक, बहुत सारे स्मोक, गम जिलेटिन सब आ जाएगा। जिलेटिन, वाटर में इम्प्योरिटी है, कोलाइडल नेचर का होता है, ठीक है। तो ये आपके माइनस कोलाइडल सॉल्यूशन और पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन के मतलब हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए, नोट कर लीजिए। जिलेटिन है, H2O है, स्मोक है, मेटल सल्फाइड है, धातु सॉल्ट है, धातु के कोलाइडल सॉल्यूशन कॉपर, Pt, Au, ठीक है ना। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। एक और क्लासिफिकेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल state of disperse phase and dispersion medium। On the basis of physical state, परिक्षेपण अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिचित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर आइए डिस्पर्स फेज यहां पे ले लीजिए। डिस्पर्स फेज, यहां पे डिस्पर्सन मीडियम, अभी 9 टाइप होते हैं इसे, 9 टाइप, सब 8 टाइप है। डिस्पर्सन मीडियम, नेम इसका, एग्जांपल्स, ये 4 डिस्कशन है। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, एक दो बताऊंगा फिर आगे बताऊंगा वीडियो में। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, नेम एंड एग्जांपल। डिस्पर्सन मीडियम में लिक्विड ले रहा था, लिक्विड, और ये ले लिया सॉलिड। सॉलिड को लिक्विड में डाला
इसका नाम जो होगा सॉल्व इसको का ध्यान रखिएगा। ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को सॉल्व कहा जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि इन सॉल्व डिस्पर्सन मीडियम फॉर्म इन विच फिजिकल स्टेट। तो लिक्विड होगा, जब सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो सॉल्व बनेगा। यहाँ पे आप लिक्विड ले लीजिए, क्या ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड, और लिक्विड को आप लिक्विड में डाल दीजिए। इसको पायस का इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सन कहा जाता है। ठीक है, अब इसको इमल्सन कहा जाता है। यहाँ पे आप गैस ले लीजिए, गैस को आप लिक्विड में ले लीजिए, लिक्विड से मिलाने दीजिए, लिक्विड को, गैस को लिक्विड में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा फोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसको क्या कहते हैं? फोम कहते हैं, झाग कहा जाता है। क्या कहता है? झाग कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? धातु के साल है, सल्फाइड के साल है। ये क्या है? लिक्विड आपका इमल्सन क्या है? मिल्क आपका है। आयल इन वाटर है, वाटर इन आयल है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इमल्सन का। फोम, झाग, फोम में क्या आ जाएगा? ये तो सौंफ की झाग है आप, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कोको कोला के झाग है, बियर के झाग है, इसमें सब आएंगे। फोम में क्या आएगा? फोम ऑफ कोको कोला, फोम ऑफ बियर। इमल्सन में क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा। उसके बाद आयल इन वाटर, वाटर इन आयल। सॉल्ट क्या आ जाएगा? धातु के सॉल्ट, जैसे कापर, AuPt के सॉल्ट, सल्फाइड के सॉल्ट इसमें आएंगे। ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल स्टेट, जैसे इमल्सन हमने दे दिया और प्रूफ दिया जाए कि इमल्सन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज इज, इन इमल्सन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज इज। ऑप्शन दे दिया गया, एक दे दिया गया सॉलिड, एक दे दिया गया लिक्विड, एक दे दिया गया गैस, एक दे दिया गया नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब बस आप फिर आगे मैं चलूंगा। तो डिस्पर्सन मीडियम मैंने लिक्विड लिया है, फिर मैं ठोस लूंगा, फिर गैस लूंगा ना। तो 3 यहाँ बन गए, 3 सॉलिड से बनेंगे और 3 आपके, फिर 2 आपके गैस से बनेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में, आज की क्लासेस में एक वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि और सर आपके ऑफिस में आकर बैठ गए, उनको भी क्लास करनी है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप एक इंटरेस्ट के साथ अपना अध्ययन, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, जिससे आपका बेस्ट एंड बेस्ट हो और हम बेस्ट एंड बेस्ट आपके लिए हम करें। तो हम लोग बहुत एनर्जेटिकली इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं पढ़ाने में। तो ये उम्मीद के साथ मैं आज अपनी बात, अपनी क्लास में यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।